हेलो दोस्तों। बात है 2 नवंबर 2019 की, जब भारत ने अपना ऑफिशियल मैप जारी किया तो उस समय नेपाल ने अनावश्यक और आधारहीन विवाद खड़ा कर दिया। अब आपको यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि नेपाल ने ऐसा विवाद क्यों खड़ा किया। उस नेपाल ने जिसका भारत के साथ इतने दशकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। तो आइए इसके पीछे के कारण को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम लोग इतिहास में चलते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। जहां एक ओर बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, तो वहीं बुद्ध का निर्वाण भारत के कुशीनगर में हुआ है। आपको ये बात पता होगी कि नेपाल एक ऐसा देश है जहां ना सिर्फ जाने के लिए बल्कि वहां काम करने के लिए भी कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेपाल और भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल के पीएम ने नेपाल में कोरोना फैलाने का आरोप भी भारत पे लगाया है। और हाल ही में नेपाल के पीएम का यह भी आधारहीन आरोप लगाया गया है नेपाल के पीएम के द्वारा कि भारत ने नेपाल के कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है। दोस्तों, वहीं 8 मई 2020 को जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने नए रोड का उद्घाटन किया। ये रोड 80 किलोमीटर का है, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ जाती है। यह रोड डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरती हुई लिपू लेक तक जाती है और इस बात पे भी नेपाल ने ये आपत्ति जताई है कि बगैर उसकी सहमति के कोई भी देश ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि नेपाल को ऐसा लगता है कि लिपू लेक नेपाल के अंदर आता है। और नेपाल के इस बयान के रिस्पांस में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडिया टेरिटरी के अंदर ही आता है लिपू लेक, तो हमें नेपाल से इस बात पे चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। दोस्तों, भारत का ऐसा कहना बिल्कुल सही है। कैसे? तो ये बात है 1879 की और 1962 की। तो ये कौन सी ऐसी बात है जो इन दोनों ईस्वी को घटित हुई थी, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि ये रोड क्यों बनाया गया। तो दरअसल यह रोड कैलाश मानसरोवर के यात्रा करने वाले यात्रियों के सुविधा के लिए बनाया गया। लेकिन नेपाल ने जब इस पर आपत्ति जताई तो भारत ने यह क्लियर कर दिया कि लिपू लेक इंडिया के अंदर आता है, तो हमें नेपाल से इस बात पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन नेपाल में इस बात को लेकर कई विवाद खड़े हुए, कई प्रोटेस्ट होने लगे और नेपाल के पीएम ने नेपाल का एक न्यू मैप लॉन्च कर दिया गया। अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि अचानक से नेपाल का ऐसा बदलता हुआ रवैया क्यों है। कहीं नेपाल किसी के इन्फ्लुएंस में आकर तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आखिर इस विवाद की कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो बात लगभग 200 साल पहले की है, जब इंडिया पे ब्रिटिश रूल किया करते थे और वो धीरे धीरे नेपाल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उस वक्त नेपाल के किंगडम ऑफ गोरखा का राज चलता था, जिसने ब्रिटिश को नेपाल में आगमन करने से रोका और युद्ध किया। और इस वॉर को ही एंग्लो नेपोलिस वॉर कहा जाता है, जो कि 1814 में हुआ था। और यह युद्ध लगभग 2 सालों तक चला था, जिसके बाद एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, जिसे संगोली संधि या फिर ट्रीटी ऑफ संगोली कहते हैं। ट्रीटी ऑफ संगोली क्यों कहते हैं? तो ये जो संधि हुई थी ये 28 नवंबर 1815 को बिहार के चंपारण जिले के संगोली में हुई थी और इसीलिए ट्रीटी ऑफ संगोली या फिर संगोली संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस ट्रीटी ऑफ संगोली के तहत ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश के पास कितना एरिया रहेगा नेपाल का और नेपाल के किंगडम के पास कितना एरिया रहेगा। और इस ट्रीटी ऑफ संगोली के तहत नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भाग का लगभग 1/3 हिस्सा खो दिया, जिसमें सिक्किम, दार्जिलिंग, गढ़वाल, कुमाऊन, दक्षिण का तराई क्षेत्र आता था। इसके साथ ही काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना भी नेपालियों ने स्वीकार किया। हालांकि तराई क्षेत्र का कुछ हिस्सा 1816 में ही नेपालियों को लौटा दिया गया था और 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को लौटा दिया गया था। क्यों?
तो गौर कीजिएगा कि 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को इसलिए लौटाया गया क्योंकि नेपाल ने 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश की मदद की थी। तो यहाँ पे फिर से नेपाल ने अपने फायदे के लिए पड़ोसी देश का साथ छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, जिससे वो कुछ दिन पहले खुद युद्ध करने रहे थे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ से शुरू हुई। तो ट्रीटी ऑफ संगोली के तहत काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र नेपाल के राजा ने ब्रिटिश को सौंप दिया। यानी कि काली नदी जो भारत में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, और शारदा नदी के पश्चिम का भाग वो ब्रिटिश को सौंप दिया नेपाल के राजा ने, जो कि अब ब्रिटिश इंडिया का था। और काली नदी का पूर्व का क्षेत्र नेपाल का होगा, ये तय किया गया। अब विवाद यहीं से शुरू होता है क्योंकि काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच का तराई क्षेत्र भी ट्रीटी ऑफ संगोली के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई थी। और स्वतंत्रता के बाद इस भाग को ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन लोगों ने इंडिया को ये भाग सौंप दी। यानी कि काला पानी जो इसी तराई क्षेत्र में आता था वो अब इंडिया का हिस्सा था, लेकिन काली नदी के पूर्व में होने के कारण नेपाल इसे अपना हिस्सा मानता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या इसका कोई प्रूफ है कि स्वतंत्रता के बाद तराई क्षेत्र के इस हिस्से को, जो कि काला पानी है, तराई क्षेत्र में आता है, तो क्या उसे इंडिया को सच में सौंप दिया गया था? तो हाँ, ब्रिटिश काल में 1879 को यानी कि 1879 में तैयार हुए कुमाऊन गढ़वाल के मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बताया गया है। और इसका मूल मानचित्र लंदन के ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी में उपलब्ध है। कहाँ है? लंदन के ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी में उपलब्ध है। जिस समय ये पूरी घटना हो रही थी, नया मानचित्र तैयार किया गया, भारत को सौंपा गया काला पानी, तो इस समय भी नेपाल ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। तो इतने सालों के बाद अचानक से क्यों भारत के प्रति ऐसा रवैया क्यों? अब हम लोग जानते हैं कि काला पानी विवाद आखिर है क्या। दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा समझौता नहीं हुआ। वर्तमान में महाकाली नदी को ही भारत और नेपाल के बीच की सीमा माना जाता है और यही नदी निर्धारित करती है भारत और नेपाल के बीच की सीमा। जबकि महाकाली नदी एक पहाड़ी नदी है जो कि समय समय पर अपना रास्ता और अपनी स्थिति बदलते रहती है, जिससे नेपाल और इंडिया की सीमा भी बदलती रहती है। तो इस स्थिति में इंडिया और नेपाल की ऑफिशियल सीमा 1879 के तहत जो तय की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, जो मानचित्र में बताया गया था, उसे ही माना जाता है। ठीक है, या फिर उसे ही माना जाना चाहिए क्योंकि वो ऑफिशियल तरीके से तैयार किया गया था और उस समय वो नेपाल को भी मंजूर था, तभी नेपाल ने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। तो अब ऐसा रवैया क्यों नेपाल का? हालांकि 2014 में पीएम मोदी ने जब पहली यात्रा की थी नेपाल के दौरान, पीएम मोदी की पहली नेपाल यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने काला पानी विवाद पर चर्चा की थी, लेकिन उस समय भी नेपाल का अनावश्यक रूप से ये विवाद रहा, अनावश्यक रूप से कि नेपाल कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है, और उसका ऐसा बोलना बिल्कुल आधारहीन था, अनावश्यक था। और उस समय भी नेपाल ने इस मुद्दे को दबा दिया गया और इस मुद्दे पर अभी तक कोई रिस्पांस नेपाल की तरफ से नहीं आया। इस मुद्दे को नेपाल की तरफ से सुलझाया नहीं गया। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि काला पानी का इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। तो आपको बता दें कि काला पानी में भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं और यह क्षेत्र सबसे ऊंची जगह है। और इसीलिए 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था, तो उस समय से ही यहाँ पर इंडियन तिब्बत बॉर्डर पर इंडियन पुलिस तैनात की गई और तब से यह हिस्सा भारतीय सेना के कब्जे में ही रहा है। तो ये दूसरी बार था जब पूरी दुनिया के सामने ये क्लियर हो गया कि इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है, और उस समय भी नेपाल को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट की बात मानते हैं तो उनका ऐसा कहना है कि यह भूभाग इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काला पानी से भारत अपनी सेना हटा दे तो वहाँ चीन का कब्जा हो जाएगा, जो कि भारत के लिए नुकसानदायक होगा।
तो ऐसा इन सारी बातों से ऐसा आशंका लगाया जा सकता है कि क्या यह नेपाल चीन के इन्फ्लुएंस में आकर कर रहा है, क्या चीन ऐसा इंडिया को परेशान करने के लिए कह रहा है। दोस्तों ये तो थी कुछ बातें। अब हम जानते हैं कि जो भारत का नेपाल के साथ रिश्ता है उसके महत्व क्या है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो जो पहला पॉजिटिव है दोस्तों वो ये है कि नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों को साझा करता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, और जिससे सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है ये 5 राज्य नेपाल और भारत में। ठीक है। इंडियन और नेपाल की खुला जो सीमा है, जो इंडिया और नेपाल खुला सीमा साझा करता है, शेयर करता है, अगर संबंध अच्छे नहीं हुए तो भारत के लिए अवैध प्रवासी, जाली मुद्रा, ड्रग्स, मानव तस्करी जैसी बहुत सारी चिंताएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों कई नेपाली नागरिक भारतीय रक्षा बलों में भी तैनात हैं, जिसका फायदा अच्छे संबंध रहने पर देखने को मिलता है। लेकिन यदि यही संबंध नेपाल और इंडिया में बिगड़ जाते हैं तो इसके बहुत से नकारात्मक पहलू भी डरावने वाले हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि नेपाल ने ऐसा करना क्यों शुरू किया, जबकि 1879 और 1962 में ये बातें ऑफिशियल तरीके से क्लियर हो गई थी कि काला पानी, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो इंडिया के अंदर आता है, और उस समय भी नेपाल का कोई आपत्ति नहीं था, कोई आधारहीन तर्क नहीं था, नेपाल ने उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया। तो इतने सालों के बाद अचानक से क्यों? क्या ऐसा आशंका लगाया जा सकता है कि नेपाल अपने पड़ोसी देश भारत के अलावा अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाना चाहता है, जैसे चीन? तो क्या इसका मतलब ये है कि जो संबंध इतने पुराने सालों से चल रहे हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, उस संबंधों को बिगाड़ कर नए संबंध बनाए जाए? या फिर दूसरा आशंका ये लगाया जा सकता है कि क्या चीन भारत को परेशान करने के लिए उल्टी चाल चल रहा है? क्योंकि देखा जाए तो कोरोना महामारी के कारण बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो चीन को छोड़कर इंडिया आने की बात कर रही हैं। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि चीन इंडिया का ध्यान को भटकाने के लिए कि वो अपने आपसी मुद्दों में उलझ कर रह जाए, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे करने में रह जाए, तो उसका ध्यान इन विदेशी कंपनियों की तरफ जाए ही ना। या फिर यदि विदेशी कंपनियां आ भी जाएं तो उन्हें इस बात का डर रहे कि भारत एक ऐसा देश है जिसके संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ ही सही नहीं है, तो क्या हमारा यहाँ बिजनेस करना सेफ होगा? तो बहुत सारी आशंकाएं आती हैं इन सभी मुद्दों को देखकर, नेपाल के अचानक से इस बदलते रवैये को देखकर। फिलहाल तो हम सिर्फ आशंका ही लगा सकते हैं, और जितनी भी स्टोरी थी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।